तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर और पुरानी कथा पर चर्चा करने वाले हैं। वही कौवे और उल्लू के बीच की पुश्तैनी दुश्मनी वाली कहानी। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, है ना? लेकिन देखिए, ये सिर्फ कोई आम जंगल की कहानी नहीं है। इसके अंदर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के बहुत ही गहरे और सटीक मायने छिपे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कौवे और उल्लू एक दूसरे से इतनी भयंकर नफरत क्यों करते हैं? मतलब ऐसा क्या हो गया था? ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से चला आ रहा है। ये सिर्फ जंगल की किसी छोटी-मोटी लड़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि ये राजनीति और दो बिल्कुल अलग स्वभावों के भयंकर टकराव की कहानी है। तो आइए इस दिलचस्प रहस्य की तह तक जाते हैं। भाग 1, नेतृत्व विहीन पक्षी राज्य। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा घना जंगल है जहां हंस, तोता, बगुला, कोयल, कबूतर मतलब सारे के सारे पक्षी एक बहुत ही बड़े राजनीतिक संकट के बीच एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अब ये संकट था क्या? दरअसल पक्षियों पर शिकारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा था और उनके पास अपनी रक्षा की कोई ठोस रणनीति थी ही नहीं। दूसरी तरफ जो उनके वर्तमान राजा थे, राजा गरुड़, जिन्हें राजा वैंतेय भी कहा जाता है, वो पूरी तरह से भगवान वासुदेव की भक्ति में लीन थे। मतलब उनका ध्यान राज्य की सुरक्षा पर बिल्कुल नहीं था। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक लीडरशिप क्राइसिस था। भाग 2, उल्लू को राजा चुनना। अब इस संकट से बचने के लिए कई दिनों की लंबी बैठकों और भारी बहस के बाद सभी पक्षियों ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें एक ऐसा नया राजा चाहिए जो एक्टिव हो। और काफी सोच विचार के बाद आपको पता है उन्होंने किसे चुना? एक सुंदर से उल्लू को। उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारियां भाई देखने लायक थीं, बिल्कुल भव्य। आप स्केल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अलग-अलग पवित्र तीर्थों से जल मंगवाया गया, एक शानदार रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन तैयार किया गया और सोने के कलश भरे गए। ब्राह्मणों ने शुभ वेद पाठ शुरू कर दिया था और नर्तकियां बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मतलब पूरा माहौल उल्लास और जश्न में डूबा हुआ था। भाग 3, कौवे का हस्तक्षेप। अब इस सारे जश्न और शोर शराबे के बीच अचानक एंट्री होती है एक बिन बुलाए मेहमान की। और ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक कौवा था। उसके आते ही जैसे सब कुछ अचानक से रुक सा गया। वहां पहुंचते ही कौवे ने सबसे पहला सवाल दागा, अरे भाई, ये सारा समारोह किस लिए हो रहा है? इस एक सवाल से संगीत एकदम रुक गया, मंत्रोच्चार थम गए। सच कहूं तो ये वो पल है जहां इस पूरी कहानी की दिशा एकदम पलट जाती है और सबका ध्यान सीधा इस बिन बुलाए मेहमान पर आकर टिक जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सारे पक्षियों ने मिलकर इस कौवे को भगा क्यों नहीं दिया? बात दरअसल ये है कि इस पूरी कथा में कौवे को सभी पक्षियों के बीच सबसे चतुर और सबसे बेहतरीन राजनीतिक रणनीतिकार माना गया है। इसलिए उसे भगाने के बजाय सारे पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए ताकि इस अहम मुद्दे पर उसकी राय ले सकें। ये साफ दिखाता है कि उस समाज में बुद्धि की कितनी कद्र होती थी। भाग 4, कौवे के तर्क। तो जैसे ही कौवे को पता चला कि उल्लू को राजा बनाया जा रहा है, उसने जो तर्क दिए वो बहुत ही सॉलिड और व्यवस्थित थे। उसने हंसते हुए एक एक करके उल्लू की उम्मीदवारी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। कौवे का नजरिया बिल्कुल साफ था और थोड़ा कठोर भी। उसने पॉइंट आउट किया कि एक तरफ तो मोर, हंस, कोयल, सारस और तोता जैसे इतने महान और सुंदर पक्षियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, और दूसरी तरफ ये उल्लू जो कौवे की नज़र में दिन में अंधा है, टेढ़ी नाक वाला, गुस्सैल, कड़वा बोलने वाला, आलसी और कायर है। ये उल्लू के कैरेक्टर का एक बहुत ही बेबाक और सीधा इवैल्यूएशन था। फिर कौवे ने राजनीति का एक बहुत ही गहरा सबक देते हुए कहा, पृथ्वी पर केवल एक ही सूर्य होता है और एक से अधिक सूर्य होने पर विनाश होता है, कल्याण नहीं। जरा सोचिए, ये कितना पावरफुल पॉलिटिकल मेटाफर है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब आपका एक राजा पहले से मौजूद है तो किसी दूसरे को सिंहासन पर बिठाना मतलब खुद अपने हाथों तबाही को बुलावा देना है। अपनी बात खत्म करते हुए कौवे ने इस आखिरी कूटनीतिक पॉइंट पर जोर दिया कि राजा वैंतेय अभी भी जिंदा हैं और वही शासक हैं।
देखिए, एक सच्चे और शक्तिशाली राजा का तो बस नाम ही काफी होता है सुरक्षा देने और बड़े बड़े काम पूरे करवाने के लिए। ऐसे में मौजूदा राजा के रहते हुए किसी और को सत्ता सौंपना सिर्फ और सिर्फ अराजकता ही लाएगा। भाग 5 दुश्मनी का जन्म। और यहीं से इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। कौवे के इन सख्त राजनीतिक तर्कों का नतीजा ये हुआ कि ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी का जन्म होने वाला था। अब देखिए कि कैसे कुछ ही पलों में पूरी बाजी पलट जाती है। कुछ ही मिनटों के अंदर कौवे की लॉजिकल बातों से सहमत होकर सारे पक्षी राज्याभिषेक बीच में ही छोड़कर उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उल्लू को एहसास होता है कि अरे, वो तो केवल अपनी मित्र कृकालिका के साथ वहां बिल्कुल अकेला रह गया है। कुछ क्षणों बाद पूछने पर उसे पता चलता है कि उस कौवे ने उसका सारा बना बनाया खील बिगाड़ दिया। इसके तुरंत बाद आग बबूला होकर उल्लू कौवे को श्राप दे देता है और अंत में कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना मांगे बीच में बोलकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। गुस्से से तिलमिलाए उल्लू ने वो कड़वे शब्द कहे जिन्होंने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। उसने कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया। आज से हमारे वंशों के बीच एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दुश्मनी रहेगी। और बस ठीक इसी पल कौवे और उल्लू के बीच की उस प्राचीन दुश्मनी का जन्म हुआ जो आज तक हम प्रकृति में देखते हैं। भाग 6 शाश्वत सीख। खैर, ये पंचतंत्र की कहानी सिर्फ पक्षियों के एक समूह तक सीमित नहीं है। अगर हम गहराई में जाएं तो इसके भीतर जीवन के बहुत ही गहरे दार्शनिक और व्यवहारिक सबक छिपे हुए हैं। इस विश्लेषण से हम 2 मुख्य सबक निकाल सकते हैं। पहला, राजनीतिक सबक, जो ये सिखाता है कि जब एक शासक मौजूद हो तो किसी त्रुटिपूर्ण या कमजोर नेता को चुनना विनाश ही लाता है और बिना कूटनीति या बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया गया तर्क केवल अनावश्यक अराजकता फैलाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सामाजिक सबक भी है। बिना मांगे दी गई सलाह और कड़वे सच बोलने से आप खुद अपना ही भारी नुकसान कर सकते हैं। दूसरों के मामलों में बेवजह दखलंदाजी करने से अक्सर जीवन भर की दुश्मनी ही गले पड़ती है। अंत में कौवे का जो विचार था वो सच में बहुत मार्मिक था। उसे फाइनली ये एहसास हुआ कि उसने बिना किसी वजह के उल्लू से बैर मोल ले लिया। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना और कड़वा सच बोलना अक्सर दुख ही देता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। पक्षियों के पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान रणनीतिकार होने के बावजूद वो अपनी ही होशियारी का शिकार हो गया। वो अपनी जगह टेक्निकली बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें उस स्थिति के हिसाब से व्यवहारिक समझ और संयम की भारी कमी थी। तो चलिए, इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या हमेशा कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी है, या कभी-कभी बिना मांगी गई तार्किक सलाह केवल जीवन भर के दुश्मन बनाने का ही काम करती है? ईमानदारी और कूटनीति के बीच का ये बैलेंस सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको कुछ नए और दिलचस्प दृष्टिकोण जरूर मिले होंगे।